अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं एंड द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर मौजूद होती है इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होता है। इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इसमें अभी हमने बात की है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है दिस इज प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल्स। और उसके बाद सेल के अंदर ये ऐसी स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया जिसका काम एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। और आपको पता है सेल की एक्टिविटीज़ के दौरान जो एनर्जी यूज़ होती है दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड विच इज़ एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा ये एटीपी की फॉर्म में होगी। अब क्योंकि इसका फंक्शन जो है वो एटीपी प्रोवाइड करना है, एनर्जी प्रोवाइड करना है, सो दिस ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपको ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है विच इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे पास ऐसा ऑर्गेनल है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ओके नेक्स्ट हम जब इसको इस माइटोकॉन्ड्रिया को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये हमें रॉड्स की शक्ल में या वेसिकल की फॉर्म में या फिर फिलामेंटस फॉर्म में जो है ये नज़र आता है। लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें इसकी स्ट्रक्चर जो है ये कम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर नज़र आती है। तो हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, ये किस तरह की स्ट्रक्चर है। तो अब इसके अंदर जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं इस ऑर्गेनल की, इस स्ट्रक्चर की, एक्चुअली दिस इज मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाहर जो है मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि बच्चे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स जो हैं वो मौजूद हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ है, ठीक है, इसके अंदर कोई फोल्डिंग नहीं है, दिस इज स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन है इसके अंदर। देन जो है इसमें इनर मेम्ब्रेन पाई जा रही है और इनर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर फोल्डिंग्स हैं। ठीक है, आउटर इज स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर फोल्डिंग्स बना रही हैं और दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन दरमियान में जो है स्पेस इसके अंदर मौजूद है। देन अभी हम बात करें ये मेम्ब्रेन्स जो हैं एक्चुअली जैसे सेल मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ा हुआ है, उसी तरह की इसकी कंपोजिशन होती है, प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी हुई ये मेम्ब्रेन्स होंगी। देन जो है इनर मेम्ब्रेन्स को जब हम देखते हैं तो इनर मेम्ब्रेन इनर साइड पे फोल्डिंग्स बना रही हैं। ये फोल्डिंग्स जो हैं मेम्ब्रेन की बनी हुई दिस इज नोन एज क्रिस्टी। और क्रिस्टी कैन बी आस्क्ड इन शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन क्रिस्टी, तो आप कहेंगे दीज आर द फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। और उसके बाद जो है हमने अभी बात की है दीज आर टू मेम्ब्रेन्स, देयर आर टू मेम्ब्रेन्स आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन एंड बिटवीन दीज मेम्ब्रेन्स स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज प्रेजेंट। इनर मेम्ब्रेन जो है ये फोल्डिंग्स बना रही है जिसकी हमने बात की है, दीज आर नोन एज क्रिस्टी। और फिर जो है इनर जो इसके अंदर जो ये इस ऑर्गेनल के अंदर जो चीज़ें पाई जाएंगी उसके अंदर हम देखें तो कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं। तो देन जो इसके अंदर जो जितना भी सब्सटेंस है, फ्लूइड है जो मौजूद है दिस इज़ नोन एज मैट्रिक्स। और इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, इसके राइबोसोम्स वो जो आपने पढ़ा था यूकेरियोटिक सेल्स में 80s के होते हैं, ये नहीं, इसमें छोटे साइज के राइबोसोम्स होते हैं 70s के। ठीक है, जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से मिलते जुलते हैं, बैक्टीरिया के राइबोसोम से मिलते जुलते राइबोसोम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। वो भी आप पढ़ते हैं बैक्टीरिया में भी 70s के होते हैं, तो इसमें भी 70s के हैं। ठीक है, देन इसमें सेंटर में डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, अब चूंकि इसके अंदर डीएनए भी मौजूद है, राइबोसोम्स मौजूद हैं, तो राइबोसोम्स का बेसिकली आप फंक्शन पढ़ते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज करना, प्रोटीन्स बनाना। तो दैट मीन्स ये ऐसा ऑर्गेनल है जहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज की जा रही हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स भी बन रही हैं।
देन बच्चे आपने ये पढ़ा कि ये मेम्ब्रेन्स के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। ठीक है, राइबोसोम्स मौजूद है, सेंटर में डीएनए मौजूद है। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स हैं जो कि क्रिस्टी कहला रही हैं, इनके ऊपर नॉब की तरह के पार्टिकल्स अटैच हैं और ये पार्टिकल्स जो हैं F1 पार्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, और एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी इनको कहते हैं F1 पार्टिकल्स। आपको इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग जो कि क्रिस्टी है, इसके ऊपर नॉब की तरह की इसके अंदर जो है एम्बेडेड की हुई, इसके अंदर इंसर्ट की हुई स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं और ये कहलाती हैं F1 पार्टिकल्स। अच्छा, ये F1 पार्टिकल्स जो हैं ये तमाम क्रिस्टी के ऊपर मौजूद होंगे, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होंगे। और F1 पार्टिकल्स जो हैं ये एक्चुअली इंजाइम्स हैं जिनका नाम है एटीपी सिंथेस। एटीपी बनाने वाले इंजाइम्स हैं F1 पार्टिकल्स। और F1 पार्टिकल्स जो हैं, एक F1 पार्टिकल दूसरे F1 पार्टिकल से जो इनका डिस्टेंस दरमियान में पाया जाता है वो होता है 10 नैनोमीटर। तो दीज F1 particles are 10 nanometer apart from each other। देन एक आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर ये 100 से लेकर 1000 तक, ठीक है, 100 से 1000 तक जो है F1 पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं। और अभी इनकी हमने जो एक्चुअल में पढ़ा कि F1 पार्टिकल्स क्या हैं, कि ये एटीपी बनाने वाले इंजाइम्स हैं, एटीपी सिंथेज है। तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया की। एक इसके बाहर इन्वेल्प है, डबल मेम्ब्रेनस इन्वेल्प है, दरमियान में स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स बना रही है, क्रिस्टी है, क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल्स हैं और उसके बाद जो है सेंटर में डीएनए है, इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, और राइबोसोम जब हैं तो हम इसमें कहेंगे प्रोटीन्स भी बनती हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे ये सेल के अंदर पाई जाने वाली ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि खुद ब खुद तकसीम हो सकती है, सेल की तकसीम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती। ये माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एग्जाम्पल किसी सेल के अंदर जो है 5 माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं, तो ये डिवाइड होकर जो है उससे ज़्यादा 10 हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग, कि ये खुद ब खुद तकसीम हो सकते हैं। दिस डू नॉट डिपेंड अपॉन द डिवीजन ऑफ द सेल। ठीक है, खुद तकसीम हो सकते हैं। देन आप देखें जो अभी हमने पढ़ा है इसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स मौजूद है। तो बेसिकली मैट्रिक्स के अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इंजाइम्स मौजूद होते हैं एंड को इंजाइम्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स आप पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक जो है उनमें क्या डिफरेंस है आपको पता होगा। ठीक है, अब इंजाइम्स को इंजाइम्स एंड साल्ट्स वगैरह ये तमाम ऐसे हैं जो कि रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं और उन रिएक्शंस का बेसिकली पर्पस क्या होगा कि एटीपी जनरेट करना, टू सिंथेसाइज एटीपी। इंजाइम्स होते हैं मौजूद, कोएंजाइम्स जैसे आपने पढ़ा हुआ है NAD कोएंजाइम आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD वगैरह जो हैं कोएंजाइम हैं, जो आपको एग्जांपल बताई थी चैप्टर नंबर 3 में, तो वो यहाँ पे इसके अंदर मौजूद होते हैं कोएंजाइम। अब ये जो कोएंजाइम हैं, एंजाइम्स हैं, साल्ट्स हैं, तो ये रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है जो रिएक्शंस होते हैं वो कौन से हैं, यहाँ पे क्रेब साइकिल होता है। ठीक है, एक साइक्लिक सीरीज है जिसके दौरान एटीपी बनाई जाती है। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। उसका सोर्स वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और फैटी एसिड्स जो हैं उनकी भी ब्रेकडाउन यहाँ पे होती है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी होता है। तो अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ रिएक्शंस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए यहाँ पे कौन से रिएक्शंस होते हैं। क्रेब साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, इन तमाम रिएक्शंस का पर्पस जो है वो क्या है कि इसके दौरान जो है एटीपी जनरेट की जाती है। ठीक है, जो कि एनर्जी करेंसी है सेल की, जिसको एनर्जी के तौर पर यूटिलाइज किया जाता है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं जब इसको
हमने अभी बात की ये सेल के अंदर पाई जाने वाली वो स्ट्रक्चर है जो कि एटीपी प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो जब कहीं पे सेल के अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी प्रोवाइड करने के बाद एटीपी इज़ अ न्यूक्लियोटाइड, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट इसके साथ जुड़े होते हैं। चैप्टर नंबर 2 में इसकी स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ी हुई है। तो जब इसको यूज़ कर लिया जाता है तो ये इसका तीसरा फॉस्फेट रिमूव हो जाता है, ये रह जाता है एडीपी, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। ये कंज्यूम्ड एनर्जी है, ठीक है। अभी जो कंज्यूम नहीं हुई वो एटीपी है, और जब कंज्यूम हो जाएगी इट इज़ एडीपी, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। तो बेसिकली बच्चे जब एटीपी को ब्रेक डाउन किया जाता है, मतलब उससे टर्मिनल 3 फॉस्फेट होंगे ना, एक फॉस्फेट को जब रिमूव किया जाता है तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो होती है 7.3 किलो कैलोरीज, ठीक है, 7.3 किलो कैलोरीज। उसके बाद एडीपी बनता है, जब एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा से जो है वो कन्वर्ट कर देंगे एटीपी के अंदर, ठीक है। अब फिर इसको अपटेक कर लेना है माइटोकॉन्ड्रिया ने एडीपी को, और उससे एटीपी बना देगा। तो अभी जो चीज़ें हमने पढ़ी, हमने स्ट्रक्चर पढ़ी, ठीक है। देन मैट्रिक्स के अंदर आपको पता है कौन सी चीज़ें, रिएक्शंस कौन से होते हैं, एंड उन रिएक्शंस का पर्पस क्या है कि एटीपी बनाई जा रही है। तो बच्चे अब एक और क्वेश्चन है कि अगर जो है माइटोकॉन्ड्रियल फेलियर हो जाता है इन द सेल, तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस विल बी ब्लॉक्ड। तो कौन से रिएक्शंस जो हैं इसमें ब्लॉक्ड होंगे। तो आप डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। तो चूंकि ये ऑर्गेनल जो है हमारे पास ऐसा ऑर्गेनल है जो कि सेल के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो अब कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जिनको ज़्यादा मिकदार में एटीपी चाहिए होती, तो वहाँ पे इनकी नंबर, एनओ नंबर, तादाद, ठीक है, तो वहाँ पे इनकी तादाद ज़्यादा होगी। और साइज़ भी इसी तरह से वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो इसी तरह तादाद में कुछ सेल्स के अंदर ये ज़्यादा मौजूद होंगे, कुछ के अंदर कम होंगे, ठीक है। साइज़ भी इनका बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर थी माइटोकॉन्ड्रिया। राइट अ नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया भी पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्टली जो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आपको एमसीक्यूज में पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो कौन सा ऑर्गेनल है, और देन जो है इसके अंदर रिएक्शंस जो हैं वो कौन से होते हैं। सो हमारे पास सेल के बारे में चैप्टर है, तो हमने ये एक स्ट्रक्चर पढ़ी है जो कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स, विच इज़ नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया।